हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर 3 देख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। ध्यान होगा हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था आरएमएस स्पीड का। वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT/M, जहाँ ये मोलर मास है। इस फॉर्मूले में एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको जो भी गैस अमाउंट दिया होगा वो 1 मोल हो या फिर 2 मोल हो या फिर जितने भी मोल्स हों, है ना, जितने भी क्वांटिटी ऑफ गैसेस हों, अगर उसका आरएमएस स्पीड पूछता है गैस मॉलिक्यूल्स का, तो वो 1 मोल के लिए पूछे या 2 मोल के लिए पूछे या फिर 2 मोल्स के लिए पूछे, आरएमएस स्पीड सबके लिए सेम होता है। मतलब 1 मोल के लिए पूछे तो भी यही होगा, 2 मोल के लिए पूछे तो भी यही होगा। ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है। अंडर रूट 3 RT/M टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा एंड मोलर मास दैट इज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 1 मोल हो या 2 मोल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बात को ध्यान रखें। हम लोग आज पढ़ेंगे, ध्यान होगा आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, है ना। तो यहाँ भी हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब उसके पास भी कुछ रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, और वो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, मतलब रोटेशनल मोशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेट भी कर सकता है ना। सिर्फ हम उसके ट्रांसलेशन मोशन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, जैसे आप देख सकते हैं, सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स का अपना अपना कुछ स्पीड्स होगा, V1 V2 V3 हमने इस तरह से मान लिया। सभी मॉलिक्यूल्स का मास स्मॉल m इस तरह से, है ना, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस गैस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी अगर इस पूरे गैस सिस्टम का लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो हाफ m V1² प्लस हाफ m V2² प्लस हाफ m V3² एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स है सबका हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा ये टोटल कितने पार्टिकल्स, मान लो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है, तो कहाँ तक जाएगा डेवलप करते N टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे हाफ m आप कॉमन कर सकते हो एंड बचेगा क्या, V1² प्लस V2² प्लस V3² डॉट इस तरह से बचेगा, है ना। अगर हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है, तो अगर कैपिटल N डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैथमेटिकली ये बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मिलेगा हमारे पास रिजल्ट, हाफ m into n। दिस m इज मास ऑफ सिंगल पार्टिकल एंड दिस n इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ द गैस। एंड ये जो टर्म आप देख रहे हैं इससे आप पहले भी फैमिलियर हो चुके हो, है ना। एक्चुअली ये क्या है, इसे हम लोग लिख सकते हैं मीन स्क्वायर स्पीड या फिर स्क्वायर ऑफ आरएमएस स्पीड लिख सकते हैं। इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं V/RMS²। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सिस्टम इस तरह से
मिला, हाफ इंटू टोटल मास ऑफ गैस इंटू VRMS स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो वी है, ध्यान होगा हम लोगों ने प्रेशर डिराइव करा था P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ये हमने डिराइव करा था ना। एंड अगर हम लोग इसमें बोथ साइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 रो इंटू VRMS स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। भी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा तो रो इंटू भी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या बन जाएगा, टोटल मास। तो यहां से होगा PV इक्वल्स टू 1/3 इंटू टोटल मास इंटू VRMS स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस 3 को लेफ्ट साइड कर लेते हैं, है ना, 3 को अगर लेफ्ट साइड कर लेते हैं एंड बोथ साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या हमने बोला, 3 को लेफ्ट साइड करेंगे और 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 3/2 PV इक्वल्स टू हाफ टोटल मास VRMS स्क्वायर, और ये हाफ इंटू टोटल मास इंटू VRMS स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, यहां पे लिखना होगा यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसे और भी बात करें तो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था एंड आइडियल गैस इक्वेशन में ध्यान होगा हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हम लोग स्मॉल n कंसिडर करें तो PV को लिख सकते हैं nRT, अगर टेम्परेचर T है तो यहाँ से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, जहाँ n नंबर ऑफ मोल होगा एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जनरली, है ना। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला मिला। बट ये ध्यान रखिए, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव करा है ये सिर्फ ट्रांसलेशन को कंसीडर करा है, इसमें हमने रोटेशन वगैरह को कंसीडर नहीं करा है ना, ट्रांसलेशन, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो V1 V2 V3 के थ्रू हमने लिखा, इसमें कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने यूज नहीं किया, कोई रोटेशन का एनर्जी का यूज हमने नहीं किया, तो सिर्फ ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इसे सिंबलाइज भी कर सकते हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 3/2 nRT, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बात और ध्यान रखें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव करा है, क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ बोलेगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, और कभी कभी बोलेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें। तो वो एक्चुअली जो हमने डिराइव करा है ये एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो हमें एवरेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। इसे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल चुका है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना 3/2 nRT। यहाँ पे ध्यान रखना दिस T सिंपली डिनोट्स ट्रांसलेशनल, है ना। इसी को अगर हम लोग और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो जैसे देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, ये R के टर्म में है ना। अगर इसे हम लोग बोल्ड मान कांस्टेंट K के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या करना होगा, ध्यान होगा शुरुआत फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था
R by Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, R by Na को हमने लिखा था K, दैट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो अगर R by Na इक्वल्स टू K है तो R को क्या लिख सकते हैं, K इंटू Na। तो यहां से लिखा जा सकता है 3/2 N, और R के स्थान पर हम लिखने जा रहे हैं K इंटू Na, या कह लो Na इंटू K, ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू T, है ना। तो यहां से देखें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है, ये किसके लिए, मतलब कितने मोल्स के लिए, कितने क्वांटिटी के लिए, कितने मॉलिक्यूल के लिए है। दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल्स। ये एन मोल्स के लिए है। अगर ये एन मोल्स के लिए है तो यहां पे देखें, हमारे पास अगर इस डेटा में हम लोग यहां पे, हाँ यहां ध्यान दें, एन इंटू एन ए, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एन 3/2 कैपिटल एन के टी, है ना। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, ये जो काइनेटिक एनर्जी हम डिराइव किए हैं, ये किसके लिए है, फॉर एन मोल्स, और एन मोल्स, ठीक है। और ये जो काइनेटिक किसके लिए, फॉर एन पार्टिकल्स। अगर ये एन पार्टिकल्स के लिए है, अगर हम लोग कैपिटल एन से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये टोटल एन पार्टिकल्स के लिए है। तो अगर एक पार्टिकल के लिए फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, कैपिटल एन से डिवाइड करना होगा। मतलब यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 के टी लिख सकते हैं, बट ये कितने मॉलिक्यूल के लिए होगा, 4 सिंगल मॉलिक्यूल। 3/2 nRT, ये एन मोल्स के लिए है, 3/2 kT ये सिंगल पार्टिकल के लिए होगा, है ना। एक बात और यहां से आप देख सकते हो, दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी गैस का हम लोग ये एवरेज का एनर्जी देखें, वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, कि आखिर वो गैस कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ है ना। वो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है उस बात से मतलब है, चाहे वो एक मॉलिक्यूल के लिए हो या एन मोल्स के लिए हो, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। एक और भी बात अगर हम लोग करें, ध्यान होगा हम लोगों ने अजम्पशन में एक पढ़ा था कि वी नेग्लेक्ट एनी इंटरएक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, है ना। और अगर इंटरएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया था तो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया था। तो उसको एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज हम लोगों को आगे अब आने वाला है बड़े पैमाने पे। तो देखें, पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख लें, यहाँ पे एक नोट बनाकर आप स्टेटमेंट लिखें, है ना। ये नोट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लिखें, लिखें बाबू लोग, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ average translational kinetic energy of a gas molecule depends only on its temperature, depends only on its temperature and is independent of its nature, and is independent of its nature। ठीक है बाबू।
हाँ, तो यहाँ पे देखें हम लोग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए। अगर हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी का, आई ई, हाँ, एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस होता है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज दिस, एंड दिस इज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इंटरेक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है वो तभी करता है जब इंटरेक्शन होता है। तो हम लोगों ने इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट करा था, तो कह सकते हैं कि दिस पार्ट इज जीरो, लिख सकते हो ड्यू टू नो एनी इंटरेक्शन। तो यहां से हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू, है ना, बेसिकली हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय ओनली, दैट एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव करा था 3/2 kT, बट दिस इज फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर हम लोग n मोल्स के लिए बात करें तो यहाँ पे डिराइव हम लोगों ने किया था 3/2 nRT, है ना, 3/2। इसे ऐसा करते हैं, पहले लिख लिया जाए इंटरनल एनर्जी दैट इज U इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, चूंकि तो जीरो हो गया, एंड यहाँ से लिखा जा सकता है U इक्वल्स टू 3/2 nRT और n मोल्स, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना, इसके बारे में भी कुछ बातें आप लिख लें। लिखे मैं बोलो इंटरनल एनर्जी में आप कुछ पॉइंट लिख लें। हाँ, लिखें इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन of all the material particles, of all the material particles within the system, of all the material particles within the system, and total potential energy, and total potential energy due to mutual interaction forces, due to mutual interaction forces between the particles, between the particles, between the particles। यहाँ पे ध्यान दें, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है U इक्वल टू 3/2 nRT, ध्यान रखें ये इन जनरल फॉर्मूला नहीं है। अब ध्यान दें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये पुट करा, बट ध्यान दें कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो सिर्फ ट्रांसलेशनल के लिए था, इसमें रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन हमने नहीं लिया है, तो ये इन जनरल फॉर्मूला नहीं है। अगर हम लोग इन जनरल फॉर्मूले की बात करें, इन जनरल फॉर्मूले की बात करें तो U इक्वल्स टू होता है F/2 nRT, where F डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, है ना,
नेक्स्ट लेक्चर में ही वो पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी इसको ध्यान रखें, दिस इज नॉट जनरल फॉर्मूला। इन जनरल ये होगा F/2 nRT, बट ये किसके लिए है? और n मोल्स, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, इसे आप लोग नोट कर लेना। हाँ, तो यहाँ पे टॉपिक दें, हेडिंग दे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इनका नाम पहले भी आया था जमसर में। इनके अकॉर्डिंग ये बतलाया गया कि कोई भी जो गैस, मान लो कि गैस का एक सिस्टम है एंड उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो स्पीड होगा वो किसी भी रेंज का हो सकता है, 0 से लेकर जो मिनिमम लिमिट होता है स्पीड का वो 0 होता है, बट मैक्सिमम जो लिमिट होता है स्पीड का उसका कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं होता। मतलब वो आप कह सकते हो कि वो इनफाइनेटली लार्ज तक मैक्सिमम स्पीड जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा, जिसके उस एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आया उसका इन्होंने एक कर्व ड्रॉ करा, है ना। तो यहाँ पे वो शुरुआत में कुछ देर तक हो सकता है आपको कम समझ आए, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा। एंड जितना पढ़ाएंगे उसमें अगर आपको 60% भी समझ आता है तो काफ़ी ज़्यादा होगा जितना आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए बस ध्यान से सुने कि क्या क्या बातें हो रही है। थोड़ा कम भी समझ आए तो इस टॉपिक में टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो इन्होंने कर्व दिया वो कुछ ऐसा था। X axis is treated as a speed axis. This is the speed axis, and this is the axis dn by dv. dn by dv, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो कर्व दिया गया था वो कुछ इस टाइप का था, ऐसा। ये इस तरह से आगे जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे ध्यान दें, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नया टर्म आया है dn by dv। इसमें अगर हम लोग एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कौन सा एक्सिस है? स्पीड एक्सिस। तो यहाँ पे स्पीड का कुछ वैल्यू रहा होगा, मान यहाँ पे स्पीड है v। अगर इसे स्लाइटली आगे बढ़ते हैं तो स्लाइटली आगे बढ़ने पे कुछ स्पीड में इंक्रीमेंट होगा, स्लाइट इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे v है तो यहाँ पे हो सकता है वो v प्लस dv हो, है ना। तो अगर आप सब ये बोले कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस स्पीड, तो कह सकते हैं dv, है ना। ये स्पीड का इंटरवल क्या होगा, तो dv, दिस माइनस दिस, दैट इज dv। एंड यहाँ पे देखें, ये जो dn by dv है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये dn, समझे। यहाँ पे जो ये dn आप देख रहे हैं, dn is the total number of particles of which speed lies between v to v plus dv। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स का स्पीड अलग अलग होगा। तो हमने दो स्पीड का लिमिट फिक्स करा, सपोज एक स्पीड हमने सिलेक्ट करा
10 मीटर पर सेकंड और दूसरा स्पीड सेलेक्ट करा 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 20 मीटर पर सेकंड के बीच में बहुत सारे स्पीड है, उन हर स्पीड का कोई ना कोई मॉलिक्यूल रहा होगा, है ना। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 20 मीटर पर सेकंड के बीच 100 मॉलिक्यूल है। 100 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से लेकर 20 मीटर पर सेकंड के बीच लाई कर रहा है। तो ये जो 100 यहाँ पे 100 पार्टिकल्स, दिस 100 इज एक्चुअली dn। वो 100 जो हम बोल रहे हैं वही एक्चुअली क्या है, dn। ठीक है, तो dn इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ व्हिच स्पीड लाइज बिटवीन v to v प्लस dv। ठीक है, यहां पर हम लोग और भी बात करते हैं। जो कर्व है इसका कुछ इक्वेशन भी होता है। अगर इस कर्व के इक्वेशन की बात करें, इस कर्व के इक्वेशन की बात करें, है ना, तो वो होता है dn बाई dv इक्वल्स टू 4πn इंटू m बाई 2πkt इंटू v स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस mv स्क्वायर बाई 2kt। ये जो टर्म है वो यहाँ इंटू में है। ठीक है, तो dn बाई dv का मतलब इस कर्व का जो इक्वेशन होता है ये y बराबर दिस, है ना, ये y एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ पर ये है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये जो इक्वेशन है ये मुझे याद था इसलिए लिख दिया, बट एक्चुअली इसका जेई में कोई यूज नहीं है। दिस इज नॉट इन जेई सिलेबस, है ना, उस पर दिमाग नहीं लगाना, वो मुझे याद था इसलिए लिख दिया। अब देख यहाँ पे अगर हम लोग और भी कुछ चर्चाएं करें तो यहाँ पे अलग अलग कर्व के पॉइंट के लिए अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं स्पीड एक्सिस पे तो अलग अलग स्पीड मिलेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एक पिक पॉइंट मिल रहा है ना, पिक पॉइंट, यहाँ पे एक पिक पॉइंट मिल रहा है। हमने पिक पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो यहाँ पे ये जो फोटो परपेंडिकुलर है ये कोई तो एक स्पीड होगा, है ना, 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड कुछ तो होगा, ये जो भी हो। यहाँ पे देखें, यहाँ से इस फुट तक जब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका हाइट बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है। बट एक सर्टेन स्पीड के बाद अगर आगे बढ़ते हो तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। एंड यहाँ पे जो हाइट है, दिस हाइट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर सपोज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और इसका जो y हाइट है, ये हाइट है वो सपोज 20 है, तो इसका मतलब यह कि 10 मीटर पर सेकंड का 20 मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पे 10 है कोऑर्डिनेट और ये हाइट 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसके पास स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पीड है, दिस स्पीड इज नॉन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पिक के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड एग्जिस्ट करता है दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एंड ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है क्या, एक्चुअली आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी शायद पढ़ा होगा, है ना, अभी 11th में हो सकता नहीं पढ़े होगा बट 10th में कुछ पढ़े होंगे, कोई कुछ आइडिया होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर आपसे बोला जाए कि एक बॉक्स है एंड इस बॉक्स में 10 ग्रीन बॉल है ना, एंड 8 रेड बल्ब है एंड 6 मान लो येलो बल्ब है, इस तरह से, और ये एक बैग में बंद है। आपको बोला गया कि रैंडमली एक बॉल को ड्रॉ करें, रैंडमली, है ना, तो कोई एक बॉल आपके हाथ में आ सकता है। बट अगर पूछा जाए कि आपने जो एक बॉल ड्रॉ करा वो ग्रीन कलर का हो, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी रहा होगा, तो ग्रीन बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे। अगर हम ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 10 बाई टोटल कितना 16 और ये 8 24, इस तरह से लिखेंगे, है ना। इसी तरह से हम लोग अगर बात करें कि रेड बल्ब ड्रॉ होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा तो आप क्या लिखोगे, रेड के लिए 8 है एंड टोटल 24
4 एंड इसी तरह से येलो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 6/24। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ही हालात में, तीनों के केस में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किस केस में आया है, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ग्रीन के लिए, है कि नहीं। मतलब अगर हम किसी एक बल्ब को ड्रॉ करते हैं रेंडमली तो कह सकते हैं आया तो कोई भी एक बल्ब होगा, बट ज्यादा चांस किसका है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है ड्रॉ होने का, तो कह सकते हैं ग्रीन। मतलब ग्रीन इज द मोस्ट प्रोबेबल, ग्रीन बल्ब इज मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा चांस है कि ग्रीन आएगा, है ना। वैसे ही यहाँ हाइट कम है, यहाँ हाइट कम कुछ बढ़ गया, यहाँ हाइट और बढ़ गई, मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे हाइट बढ़ रहा है। हाइट बढ़ रहा मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हाइट है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइट है, मतलब इस स्पीड का नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा रहे होंगे। तो अगर आप इस बॉक्स में से, इस कंटेनर में से रैंडमली किसी एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हो तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस मॉलिक्यूल का होगा बाहर आने का, तो उस मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा बाहर आने का जिसका स्पीड इतना होगा, है ना। इस स्पीड वाले मॉलिक्यूल का ही बाहर आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। हेंस दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इसका वैल्यू √2RT/m होता है, √2RT/m। एक बात और, ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आप ध्यान दें, अगर हम लोग इसके एरिया की बात करें, है ना, एरिया अंडर द कर्व, तो इस कर्व के अंडर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो यहां आप लिख सकते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dn/dv एंड इसके नेक्स्ट लिखें एरिया को, ये तो लिखेंगे हम लोग, है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा होगा एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो dn/dv इंटू dv, तो यहाँ से dv तो हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ बचेगा dn, है ना। तो d के साथ n है तो यहाँ पे 0 to n, यहाँ d के साथ v है तो यहाँ आप लिख सकते हो 0 स्पीड टू इनफाइनाइट। तो यहाँ d के साथ v था इसलिए हमने v का लिमिट लिया 0 to इनफाइनाइट, बट यहाँ d के साथ n है तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 to n। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा n, और ये n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब आप ये कह सकते हो एरिया अंडर दिस कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप जितने रीजन का एरिया फाइंड करोगे उतने रीजन में उतने स्पीड वाले रेंज का, उतने रेंज वाले स्पीड का वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, है ना। तो इस पे हम लोग कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। अगर इस पे थोड़ा सा हम लोग और बात करें, इसे आप नोट कर लेना। हाँ भैया ध्यान दें, अगर हम लोग इसमें कुछ और भी बातें करें, जैसे मान लो किसी सेम गैस के लिए अगर हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे कर्व को ड्रॉ करते हैं, दिस इज dn/dv एंड दिस इज v। मान लो इस तरह से ग्राफ है किसी गैस के लिए, मान लो ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 किसी गैस के लिए अगर T1 टेम्परेचर पर हमने ड्रॉ करा तो ऐसा ग्राफ मिला, है ना। एंड पिक वैल्यू यहाँ पे है तो उस पिक के कोरोस्पॉन्डिंग ये VMP1 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन फर्स्ट केस। एंड एक और भी ग्राफ दिया गया, मान लो हमने टेम्परेचर चेंज करा और फिर से ग्राफ ड्रॉ करा उसी गैस के लिए, तो कुछ ऐसा आ गया,
इस केस में अगर हम लोग देखें तो पिक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये VMP2 बोल दिया हमने। एंड मान लो इस केस में टेम्परेचर T2 है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि दोनों ग्राफ में एक T1 टेम्परेचर पे है, एक T2 टेम्परेचर पे है सेम गैस के लिए, तो ये T1 T2 में ग्रेटर कौन होगा, कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर होगा, कौन सा टेम्परेचर स्मॉलर होगा। कभी कभी ऐसा सवाल आता है, दो ग्राफ होगा जिसमें टेम्परेचर पता लगाना होगा ना, कंपेयर करना होगा टेम्परेचर को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, आप देख सकते हैं according to graph VMP1 is less than VMP2। ये तो हम रिटर्न सॉल्व करने जा रहे हैं, सब डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हैं। चलो पहले रिटर्न कर लिया जाए। हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, √2RT/m। इसे लिख सकते हैं √2RT, फर्स्ट केस में है तो T1/m लेस देन √2RT2/m। तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या लिख सकते हैं, 2R/m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं T1 लेस देन T2 है ना। मतलब T1 ग्रेटर है, सॉरी T1 स्मॉल है और T2 ग्रेटर है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि ग्राफ से आप देख सकते हो कि सेकंड केस में जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो ग्रेटर है। एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा उसका फॉर्मूला कितना, √2RT/m, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर गैस का नेचर सेम है तो ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ गया है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो ये वैल्यू बढ़ेगा, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसमें ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर इस केस में क्या रहा होगा, ग्रेटर रहा होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सिचुएशन, है ना। तो इसमें हम लोग और भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि एक खत्म हो गया, इस पे कुछ और भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बुद्धि वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, इस पे थोड़ा सा बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में ये KTG टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। अगर नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और लेक्चर जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और जो भी ये सब आप लोग पढ़ रहे हो उसे ध्यान से दिमाग में रखना है, कोई भी फालतू का पढ़ाया नहीं जा रहा ना, जितने भी पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे और इसका यूज आपको नेक्स्ट चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भरपूर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखें, उसे समझें, है ना। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना। थैंक यू।